हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर। और आप सभी कैसे हो भैया? तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और कौन सा बैच चल रहा है? शिखर 2.0 अपलोडिंग एंड रीलोडिंग। तो भैया पिछला चैप्टर हो गया समाप्त। जिस तरह से आगाज होता है समाप्त भी उसी शानदार तरीके से करते हैं। टेलर और फेयोल भैया के बारे में डिफरेंस करना जरूरी था, सिमिलरिटीज के बारे में बात करना था और एडवांटेज को भी समझना था कि साइंटिफिक मेथड हमसे क्या कहना चाहता है। तो आज किस बारे में बात करेंगे? तो मतलब हो गया समाप्त सेकंड चैप्टर। तो आज आगाज होगा, शुरुआत होगी हमारे थर्ड चैप्टर की। और थर्ड चैप्टर कौन सा है बेटा? तीसरा चैप्टर कौन सा है हमारा? बिजनेस एनवायरनमेंट। बड़ा ही शानदार चैप्टर है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ आसपास जो भी गुजर रहा है उसको एनालाइज कर लीजिए और बिजनेस मैनेजमेंट से कनेक्ट कर लीजिए। बिजनेस स्टडी बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इजी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और धीरे धीरे आप उसको फिर इमेजिन करने लग जाओगे कि अच्छा ये सिचुएशन में हम बिजनेस स्टडी से कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बस काम मजेदार हो जाएगा। तो चलिए, उससे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि इजीली का खुद का जो ऐप है बेटा, उस पर आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? प्ले स्टोर पे जाना है, EAZILY टाइप करना है, आप लर्न विद स्माइल ऐप आ जाएगा। क्या करना है? डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करोगे तो फिर आपसे बोलेगा भैया आप अपना नया अकाउंट ओपन करना चाहते हो? जरूर। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए जी, यहाँ तक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेड इन इंडिया चल रहा है तो बड़े दिल से बड़े प्यार से इंडिया में ही, इंडिया का ही ऐप है भैया ये। तो यहाँ पे फिर आप क्या करें? अपने डिटेल्स डाल दीजिए बेटा, अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपके पास, ठीक है, जो भी आप हो बच्चा। जयपुर लोकेशन ऑन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली लोकेशन ये ले लेता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए लोकेशन नहीं ले रहा तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस आपका जो एड्रेस है वो टाइप कर दीजिए, लोकेशन ले लेगा। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया तो OTP के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। OTP जैसे ही आएगा बेटा, OTP अपना ऑब्वियसली आप क्या कर दोगे? वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करते ही आपके पास ये जो खजाना है, इजीली का खजाना, वो खुल जाएगा। इजीली का खजाना खुलते ही आपके पास देख लो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए 11th-12th का बैच अगर आप ज्वाइन करते हो, CUT का जो चल रहा था, CBSE में जब क्लिक करोगे तो आप चल जाओगे ऐप के ऊपर, ठीक है। जो ऐप में जो वीडियोस है उस पर चल जाओगे। जो अभी लाइव क्लासेस चल रही है आपके लिए उदय और शिखर के लिए, तो उदय में जाइए, शिखर पे जाइए। अगर 11th तो उदय, शिखर है तो 12th। अब सर आप बोलोगे सर हम यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं आपको। भैया यूट्यूब पे तो देख रहे हो, पर यूट्यूब पे आपको क्या नहीं मिल रहा? DPP नहीं मिल रहा। डेली प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे। और भैया वो जरूरी है। 80% काम कंप्लीट हो जाता है जब यहाँ पढ़ लेते हैं, पर वो 20% जो कम पड़ जाता है ना, वो आपके यहाँ पर बहुत जरूरी है। हमने जो पढ़ा क्या हमें समझ में आया? क्या उसके क्वेश्चंस रिलेटेड हम सॉल्व कर पा रहे हैं? इसलिए वो कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ मिल रहे हैं। आगे मूव कर लेंगे, चलेंगे जैया, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8,999 प्राइस तो लिखा हुआ है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आपसे वादा किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करना कुछ ही नहीं है। यहाँ पे जो कूपन कोड है दैट इज फ्री इजीली, FREEZILY, ये कूपन कोड आप पे ऐड टू कार्ट करके ज्वाइन कर देना। ये कूपन कोड यूज कर लेना और सारी चीजें हो जाएगी आपके लिए फ्री 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 फ्री। चलिए जी, तो कर लीजिएगा काम। क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से मुलाकातें चलती रहेगी, बहुत सारी चीजें आपको ऐप के अंदर अब मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलिए जी, तो अब बात करते हैं आज के चैप्टर को। और हम बात करेंगे भैया बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके, जो चैप्टर हमारा थर्ड है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ऊपर नीचे आएगा। ये कौन चैप्टर है बेटा? थर्ड चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडी का। पहले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेयोल भैया और टेलर भैया को इकट्ठे करके बातचीत कर ली। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एज यूजुअल दोनों हमारे बंदे फिट हो चुके हैं। एज यू नो हमारे सबसे प्यारे बंदे चौरसिया साहब आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। अब ठीक हो गए हैं, अब बीमार मत हो जाना भैया जी। और हमारे मिस्टर एक्स द स्मार्टेस्ट पर्सन, ठीक है। तो चौरसिया साहब का वही सवाल एज यूजुअल, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो बोल रहे हैं भैया इन्वायरमेंट समझ में आता है पर ये बिजनेस आगे लग गया तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट समझ में आता है भाई। इन्वायरमेंट का मतलब अगर आप नॉर्मली इंसान से पूछो क्या बोलेगा? आसपास की सराउंडिंग, पेड़ पौधे, वातावरण, पर्यावरण, इनसे बात, पॉल्यूशन वगैरह, इनको लेके बात करेगा।
पर जब मैं बिजनेस इन्वायरमेंट को जोड़ रहा हूं कि भैया बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, तो चौरसिया साहब के यहाँ पे बल्ब जल गया है। क्या जल गया है? बल्ब। अब ये समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क डेवलप हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आ गए बात करने के लिए, तो हम समझा देते हैं भैया। चलिए जी देखो बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट को इस तरह समझिए, ये सभी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फोर्सेस होते हैं, या इंडिविजुअल कोई भी एक चीज हो सकती है जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है भैया, आपके बिजनेस पे क्या डालेगा? इम्पैक्ट डालेगा। कैसे डाल सकता है? कई बार तो डायरेक्टली भी डाल सकता है और कई बार इनडायरेक्टली भी डाल सकता है। और ये जो चीज है, ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है कि इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो होगा, जैसा होगा, उसी को आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब इसका अगर लाइव एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो कोविड, ठीक है, कोविड किसने सोचा था? नहीं सोचा सर। कितने लोग मर गए, किसी को कुछ पता नहीं है। हर इंसान मैं सोच सकता हूँ कि हर एक परिवार इस मुसीबत से गुजरा होगा। लोगों के जो बिजनेस है वो शट डाउन हो गए, ठीक है। पर अगेन वो चीज पता थी, कंट्रोल कर सकते थे? नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप कई बिजनेस को एकदम डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, किसी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। दो चीज जनरेट होती बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट आपके लिए दो चीज लेके आता है। एक लेके आता है थ्रेट और एक लेके आता है अपॉर्चुनिटी। ये दो चीज लाता है, किसी के लिए थ्रेट होता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। डिजिटल वर्ल्ड किसने सोचा था इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा? डिजिटल पढ़ाई फेमस हो जाएगी, एक पढ़ाई करने का एक नया तरीका मिल जाएगा, सोचा किसी ने? नहीं सोचा। तो कोविड आया तो कईयों के लिए क्या बना? अपॉर्चुनिटी बना। जो रिटेल मार्केटिंग करते थे, जो ऑनलाइन नहीं जा पाए, उनके लिए क्या बना? थ्रेट बना। तो कुछ चीजें जिसको आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं एनवायरनमेंट को लेके बात करूं, कौन से एनवायरनमेंट है ऐसे? तो अपने टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं बेटा? इम्पैक्ट करते हैं। किसके ऊपर करेंगे? बिजनेस के ऊपर, ठीक है। और जो उनके क्या नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें आप कंट्रोलेबल है, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर ये जो चीजें हैं अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर होते हैं, बिजनेस के अंदर नहीं होते, इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट नहीं है, ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट है, जो कंट्रोल होना मुश्किल है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डीमोनेटाइजेशन याद कर लीजिए, जीएसटी याद कर लीजिए। अभी रिसेंटली जहां पे सुनने को मिला कि भैया सितंबर तक, इतने तारीख तक सिर्फ 2000 के नोट चलेंगे, बाद में 2000 के नोट भी बंद हो जाएंगे। तो ये चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है बच्चा क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इफेक्ट तो आएगा ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जीएसटी आया तो इफेक्ट आया नहीं आया? लोग कितने हंगामा मचाना चालू कर दिया। डीमोनेटाइजेशन आया तो इफेक्ट आया नहीं आया? कोविड आया तो इफेक्ट आया नहीं आया? ठीक है। तो ऐसे ही हर एक बिजनेस को इस इन्वायरमेंट के अंदर घूमना पड़ता है, इस इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जैसे कि आज लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं खड़ा हूँ कि भैया अब क्या चल रहा है? डिजिटल चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? मस्त हो रही है, नहीं हो रही? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चौरसिया से आप समझ में आ रहा है? चले फिर आगे, चलिए जी। तो पहले आगे बात करते हैं, तो क्या बोलना चाहता है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके बात कर लेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट हमसे क्या कहना चाहता है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट बोलना चाहता है दैट इज मींस द सम टोटल ऑफ दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। पहला डेफिनेशन बोल सकते हैं कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब वो सभी फैक्टर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, टोटल भी हो सकते हैं, सब मिलजुल के पूछते हैं, जिसका बिजनेस पे इफेक्ट आएगा और जिसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन को, business environment can be defined as the forces, factors and the institution with which the businessman has to deal with to achieve its objective। वो सभी फैक्टर्स, वो सभी फोर्सेस, वो सभी इंस्टीट्यूशन जिसके साथ बिजनेसमैन को डील करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अब क्या करूं, लीगल में चेंजेस आ गए, ठीक है, सरकार ने ये कदम ले लिया है, ठीक है, ये कोविड आ गया, अब हम क्या करें? भैया करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। थर्ड,
बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब ये इंडिविजुअल्स क्या है सर, ये फोर्सेस क्या है, इनको भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया आपको क्या क्या फोर्सेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब फोर्सेस है बेटा। इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ कंज्यूमर्स, भाई कंज्यूमर भी है। हमारी इच्छा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोविड आया, कोविड आने के बाद में बोला अनहेल्दी फूड्स या हाइजीनिक फूड अगर नहीं है तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। लोगों का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मूव हो गया, तो कंज्यूमर्स हो गए। कॉम्पिटिटर्स कितना इफेक्ट डाल रहे हैं आपके बिजनेस पे, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, courts, media and also the forces like economic, social, political, legal and technological। तो भैया ये इंडिविजुअल देखो, कंज्यूमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गया। गवर्नमेंट का रुख कैसा है, गवर्नमेंट चाहती है भैया, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को, जो बिजनेस सेक्टर्स है या इंडस्ट्रीज को ग्रूम करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। एक टाइम था जब एक गवर्नमेंट थी जिन्होंने बोला कि भैया जितनी फॉरेन कंट्रीज है उनको बंद कर दो, इंडिया में अलाउ नहीं है। तो उस केस में कोका कोला और पेप्सी को शायद मूव ऑन करना पड़ गया था इंडिया से एक टाइम पे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का रुख कैसा है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती है क्या, या फिर गवर्नमेंट जो है बिजनेस जो है उनके लिए अच्छे इनिशिएटिव ले रही है या उनके लिए अगेंस्ट इनिशिएटिव ले रही है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इफेक्टफुल होती है। कोर्ट ने बोल दिया, जैसे आप सुनते हो कि कई बार आ जाता है लीगल के अंदर, भैया जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए च्यूइंग ऑफ टबैको और स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, या फिर अल्कोहल के ऊपर लिखा होना चाहिए कि भैया ये पीने से ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कोर्ट आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। साथ ही साथ मीडिया, आपने देखा होगा मीडिया के अंदर एक न्यूज़ आई थी, मैगी, नेस्ले प्रोडक्ट सबसे, भैया मैगी तो दो, मैगी 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 हर घर में फेमस है। रात को भैया मेरे को तो याद है बचपन में काफ़ी, और बचपन क्या मैं तो मतलब जब मेरे पढ़ाई के दिन चल रहे थे, जब पढ़ रहा था तो रात को भूख लगती, बनते क्या आपको ऑप्शन तो था नहीं, जाते एक गिलास दूध या बनाया और साथ में मैगी या चाय बना ली। मैगी तो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई थी, ये बन रहा तो मैगी तो खा ही लेते हैं यार, भूख भी लग रही थोड़ी सी। तो हर किसी घर में मैगी वाला सीन था। फिर आया उसमें एक मीडिया में न्यूज़ कि भैया इसमें लेड ज़्यादा है, इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये जब न्यूज़ फैली उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भैया जितने भी आपका प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर सबके सब खत्म कर दीजिए। नेशनल बोला ठीक है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी गुडविल, इतना बड़ा इमेज था, उसने सारे नेशनल के जितने भी मैगी वाले जितने पैकेट्स अवेलेबल थे इंडिया के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन सभी को वापस मंगाया, सभी को डिस्कार्ड किया गया। फिर वो ऑब्वियसली उसने अप्लाई किया, फिर उसने लैब टेस्टिंग वगैरह कराई, फिर उसके बाद कुछ 6-7 महीने बाद या साल भर बाद उसको वापस से परमिशन दी कि हाँ अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये वापस से इंडिया के अंदर सेल हो सकता है। तो ये हो गया। तो उसके बाद इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल आर द आउटसाइड द एम्बिट एंड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दैट कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो वही बात है, ये आउटसाइड है, आप इसको अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकते। बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस जो है इसको कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपके आस पास घूम रहा है ये इन्वायरमेंट, उसी इन्वायरमेंट तो आप बिजनेस कर रहे हो भाई, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे लीगल हो, उस जगह जिस कंट्री में हो तो उस कंट्री के जितने भी इन्वायरमेंट है जो पॉलिटिकल सोशल है वो आपके इर्द गिर्द है, उसी में आपको बिजनेस करना है। जब किसी एक सेक्टर में बदलाव आएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा, बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर है आगे उसमें? तो 3 डेफिनेशन जो अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है। क्यों चौरसिया साहब? ठीक है, चलिए जी अगला क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? भाई हमने बिजनेस इन्वायरमेंट तो पढ़ लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट जान तो लिया आपने, पर आपको एक अच्छी तरह बिजनेस रन करना है, सस्टेनेबिलिटी के साथ रन करना है, लॉन्ग रन करना है, तो फिर भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया कोई बदलाव तो नहीं होने वाला, जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें कोई सोच बदलने वाली तो नहीं है, अगर बदलने वाली तो क्या बदलने वाली है और उससे हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, फिर हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये कब होगा, जब आप प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट को क्या कर पाओगे, स्कैन कर पाओगे। समझो इस चीज को, किसी ने ये नहीं सोचा था कोविड आएगा, दूर दूर तक, स्कैन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल हो गया था चीज तो, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन वाज समथिंग कोई नहीं सोच सकता था। रात को 8 बजे हमारे पीएम साहब आ गए, मित्रों भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट
रद्द कर दिए जाएंगे। लोग पागल हो गए, भागने लग गए 200 उधर, है ना। किसने सोचा था? जीएसटी के बारे में लोगों को पता था कि जीएसटी आएगा, तो लोगों ने स्कैन किया। जिन लोगों ने स्कैन किया उनको पता था भैया हमें कैसे अब काम करना पड़ेगा। जिन्होंने उसको स्कैन नहीं किया, अवॉइड किया, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 के अंदर एप्लीकेबल हुआ था। प्रॉब्लम हुई? आई नहीं आई? आई। और अभी जो कि ये पता था कि भैया जब ये 2000 का नोट निकाला गया, तो मेरा ये मानना था जब जिस दिन ये नोट इशू हुआ, तो मैंने बोला था कि आने वाले 2 साल या 3 साल के अंदर ये नोट बंद कर दिया जाएगा। आई स्कैन डेट, मैंने ये स्कैन पहले ही कर लिया था। काफ़ी रिसर्च किया, R&D किया, समझा ये 2000 के नोट क्यों आए, क्या इम्पैक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इंडिया विल फॉलो, कि जो यूएस के अंदर चलता है कि भैया $100 ही सबसे बड़ा नोट है वहाँ पर, उसके अलावा 500 $1000 कोई नोट नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है, करेंसी जो है स्ट्रांग होती है। तो ये कंफर्म था कि भाई 1000 के नोट से कहीं ना कहीं मुसीबत तो हुई। जब 2000 का नोट आया, मैंने यार ये तो गलत डिसीजन है, पर मैंने दिमाग में लगा लिया था भैया ये कुछ अंदर वाली प्लानिंग है। इन्होंने मार्केट में पैसा उतार दिया, पर इन्होंने धीरे धीरे मेरे को देखने में मिला फिर साल भर 1.5 साल के अंदर कि अब 2000 के नोट इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बैंक धीरे धीरे उसको वापस, जैसे आ रहे लोगों के पास, बैंक के पास पैसा है 2000, बैंक उसको खत्म कर रहा है, वापस रीइश्यू नहीं कर रहा। और धीरे धीरे बैंक ने फिर करने लगा, भाई आप पैसे लेने जा रहे, तो बैंक ने 2000 के नोट देने चाहिए, 500 के नोट की गड्डी देने लग गया आपको। मैं मान लीजिए 2 लाख का पेमेंट चाहिए, तो 500 के 4 गड्डियाँ पकड़ा दी। ये चीज़ मैंने होती हुई देखी, तो मेरा बहुत गट फीलिंग के साथ था कि भैया ये धमाका होने वाला है, और लिटरली ये धमाका हो गया। अब इससे अगर जिसने स्कैन किया होगा वो क्या करा होगा, उसने 2000 के नोट कभी रखे ही नहीं होंगे अपने पास। बोले भैया अपन डील करेंगे 500 के नोट पे, ये टंटा ही खत्म कर देते हैं। जिसने नहीं किया और जिसने स्टॉक कर रखा है इस पैसे को, और वो 1 नंबर में नहीं है, अब भैया आ गया, फंस गया। अब करो 2000 के नोट चेंज बेटा। चेंज करने के लिए टाइम काफ़ी दिया, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं करी इस बार इन्होंने कि भैया कल ही खत्म कर रहे हैं, 30 सितंबर तक बैंक में जमा कराओ, एक बार में आप 20,000 जमा करा दो। तो जिन्होंने अपनी कोठियाँ भर रखी है, गाड़ियाँ भर रखी है पैसों से, और वो 1 नंबर का नहीं है, अब उनके साथ से हो गए। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग समझ में आ गया। सो व्हाट डज इट मीन? इट सेज द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कंप्लीट अवेयरनेस, अगर आप इसको समझिए इस तरह से, देखिए अगर इसको मैं हर चीज को आपको इस तरह से एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। कई बार आप समझ जाते हो ना, आज पापा का फोन आ गया, पापा बोले बेटा कितनी देर में आ रहा है घर, नाउ यू हैव टू स्कैन इट। आपको पता है कि आप कैसे काम कर चुके हो कुछ दिनों के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप स्कैन करोगे, आप फ़ोन करोगे। आपके दीदी होगी तो आप दीदी को फ़ोन करोगे, पापा मूड कैसे आज, कुछ बोल रहे थे कि पहले मेरे बारे में कुछ बताया है क्या उन्होंने, गुस्सा है क्या कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो। फिर आप बताते अच्छा इस बात पे पिटाई होगी या डांट लगेगी, तो उसके लिए आप प्लानिंग करना चालू करते हो कि भैया अब मैं क्या करूँ, जाके बच जाऊँ पिताजी से, कैसे बचूं। तो आप पहले ही या तो कोई बहाना लगा दोगे, पेट दर्द करना चालू कर दोगे, या फिर उसके लिए आप सोचोगे पापा ऐसा सवाल पूछेंगे मैं जवाब क्या दूंगा। मेरा जवाब ऐसा होना चाहिए पापा को सही लगे, मेरी डांट नहीं पीटे। तो ये करते नहीं करते हो, तो ये हो गया। दैट मीन्स द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। Environment scanning can be defined as a process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunity and threats affecting their business। तो environment को स्कैन किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, मारुति, आपने कहा मारुति 800 वाज द कार जो हर घर में मिलती थी, और हर पहली इंडिया की सबसे पहली पसंद कार कौन सी थी, मारुति 800। तो मारुति उद्योग ने एक चीज नोटिस किया, मैन को स्कैन किया कि लोगों की इच्छा तो है गाड़ी लेने की, समझ रहे, पर उतना पैसा नहीं है कि भैया ये सारे के सारे को जो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो ही लेना चाहते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस। तो उन्होंने बोला भैया मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, अब वो हाई फाई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है भैया जो हाई फाई गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है इसके अगर कुछ खराबी होगी तो इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, इसका मेंटेनेंस सर्विस जाएगी तो बहुत महंगा पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। चाहिए पर इतना महंगा नहीं चाहिए। तो मारुति ने उस चीज़ को समझा, बोला ठीक है काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे एक अफोर्डेबल कार आपके लिए। और अफोर्डेबल कार क्या लेकर आए वो, मारुति 800। और उन्होंने पूरा मार्केट इंडिया का कैप्चर कर लिया भाई साहब, लोग दीवाने हो गए। बोलते हैं मारुति 800 कहीं भी चला लो, कैसे भी चलो, कुछ नहीं होगा, बिगड़िया कोई भी मैकेनिक उसको खोल के सही कर सकता है, मेंटेनेंस जीरो, माइलेज बढ़िया, खुश लोग बाग। उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट को स्कैन किया,
अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। ठीक है, अब इसी में दूसरा एग्जांपल समझिए, इसको थ्रेट भी लिया मारुति। कैसे लिया? जब मारुति अच्छा खासा मार्केट यहाँ कैप्चर कर चुका था इंडिया के अंदर, तो बाहर की फॉरेन कंपनीज आना चालू हो गई। ठीक है, फॉरेन कंपनीज आई और उन्होंने सोचा भैया जैसे इंडिया में कैप्चर हो रहा हम भी जाके अपना मार्केट कैप्चर कर लेंगे। मारुति वाले को पता लग गया भैया ये थ्रेट था, वार्निंग सिग्नल्स थे उनके लिए कि अगर एमएनसीज बाहर की कंपनी आ गई, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, थोड़े कम दाम में प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे करेंगे तो कम दाम में बेच देंगे तो हमारा मार्केट खा सकते हैं। उन्हें बोला एक काम करो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो इतना। कोई टाइम पीरियड नहीं लिया कि 10 दिन बाद, नहीं, फ्रॉम द डे वन ओनली उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाना चालू कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा मारुति कार मार्केट के अंदर उतार दी कि अब लोग बोल रहे भैया सबके पास गाड़ी हो गई है तो दूसरी कंपनी आएगी तो ऑब्वियसली बात है ना, वो क्यों लेंगे भाई। मैंने अगर रिसेंटली भी कोई गाड़ी ली है तो 5 साल तो भूल गया गाड़ी लेना, मैं नहीं लूंगा, मेरे को जरूरत नहीं गाड़ी लेने की। तो इस तरह से उन्होंने थ्रेट सिग्नल्स को समझा और बाहर की एमएनसी कंपनी जब आने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, शील्ड क्रिएट कर दी। समझ में आ गई? सो दैट्स व्हाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रिलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इसका एग्जांपल ध्यान रखना, क्या एग्जांपल है, मारुति को लेकर याद रख लेना। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली और थ्रेट्स भी देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आपको अपने खुद का याद रखना है तो पिताजी को याद रख लीजिए। जब उनका फोन आता है और जब फोन आके बोलते हैं भैया घर आओ जरा बात करनी है, तो आप क्या करते हो उस समय? एनवायरनमेंट स्कैन करते हो। करते नहीं करते? सभी करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। पिताजी को फोन आ जाए, घर आइए आज आपसे बात करनी है, ओहो ना निकला जाता, कदम मारने निकलते हमारे ऑफिस से। हम बोलते हैं भैया पहले एनवायरनमेंट स्कैन करो, बात क्या हुई है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे, पिताजी का मूड अच्छा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बुरा है तो भैया आपके लिए थ्रेट है। तो आप कौन सा हो, तो दोनों ही केस में आप क्या करोगे, एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? चले आगे, चले जी। अब बात करते हैं भैया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से फीचर्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला, तो यहाँ पे अगेन द क्वेश्चन रेज बाय हमारे चौरसिया साहब एंड मिस्टर एक्स इज गिविंग द आंसर एज यूजुअल। तो यहाँ पे हम बात करें फीचर्स क्या क्या बेटा, ऑल आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हमने पढ़ा ही है कि भैया ये जो भी फोर्सेस हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, ये सब इन बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, स्पेसिफिक इन जनरल फोर्सेस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी हम। इंटर रिलेशन, जब एक जगह इफेक्ट आएगा तो उसका दूसरी जगह इफेक्ट आएगा, कंफर्म है। कैसे, इसको एग्जांपल कोविड से समझ सकते हो आप, और समझाएंगे इसको। डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ रिलेटिविटी, इन चारों के बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला बोल रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस है, इट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करें कि भैया फोर्सेस सारे हैं ना, अभी हमने बात किया पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। आप डायरेक्टली समझिए इसी को, मान लीजिए कल गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया प्लास्टिक टोटली बैन है इंडिया से, प्लास्टिक नहीं बनेगा। तो अब देखिए दो इफेक्ट आएंगे बेटा। पहला इफेक्ट तो उन इंडस्ट्रीज को जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा कि भैया उनका बिजनेस शट डाउन, सीधा सीधा। इनडायरेक्ट किस पे आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको प्लास्टिक चाहिए रैपिंग पैकिंग करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ज्यादा इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्टली इफेक्ट। फैशन इंडस्ट्री डायरेक्टली के अंदर रहता है, ठीक है। मान लीजिए कपड़ा ये आज की जनरेशन को पसंद नहीं है तो डायरेक्टली फैशन इंडस्ट्रीज के ऊपर जाके इंपैक्ट मारता है ये, बाद में धीरे धीरे रिटेल सेक्टर को मारता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक का वही मतलब है जो डायरेक्टली बोल रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा हो। जैसे कंज्यूमर है, कोविड के बाद बोला भैया अनहाइजीनिक या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी हमें, अब हमें हेल्दी फूड्स करना है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ना है। तो कंज्यूमर्स ने डायरेक्टली जो कोल्ड ड्रिंक सेक्टर था, जो वाली थम्स अप है, कोका कोला है, पेप्सी है, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया, ठीक है। और दूसरों को मिला यहाँ पे फायदा।
तो थ्रेट्स किसके लिए हुआ? थ्रेट हुआ कोल्ड ड्रिंक्स वालों के लिए, फायदा किसका हुआ? जो हेल्दी ड्रिंक्स बना रहे थे उनके लिए फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। जैसे मैगी को लेके बात हुई तो पर्टिकुलरली उसी के लिए इंपैक्ट हुआ, ठीक है। सो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है क्या, इंक्लूड किसको करते हैं? इन्वेस्टर, कि इस तरह के बिजनेस को हम फंडिंग नहीं करेंगे, ये बिजनेस जो है ये आगे बढ़ने वाला नहीं, बंद होने वाला है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ बिजनेस पे क्या हुआ, इंपैक्ट आया। कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, भैया मैगी खाने से कैंसर होगा, और भाई सब लोग जग गए फिर उस दिन, भैया अब नहीं खाना, ठीक है। कई बार कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर आया कि पेस्टिसाइड ज्यादा है तो उस तरह की कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं पीनी, तो दैट्स वाई वो होता है कस्टमर। कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, इनका भी पर्टिकुलर इफेक्ट होता है कि भैया इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा नहीं देंगे। नेक्स्ट, जनरल फोर्सेस, ये वो होते हैं बेटा जो सभी पे इंपैक्ट लेकर आते हैं, समझा। स्पेसिफिक फोर्स पर्टिकुलर उस सेक्टर, पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहा है। जनरल फोर्सेस सभी पे आएगा, कोविड आया तो सभी पे आया ना, किसी एक सेक्टर पे नहीं आया, सभी पे आया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि भैया आपको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आने का मौका मिल गया। पेटीएम कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, वो पर्टिकुलरली उसके लिए फायदेमंद था, बाकी सबके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक था, ठीक है। चाहे वो सोशल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट अ पर्टिकुलर, बट जनरल फोर्सेस अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल दी बिजनेस। तो जनरल जो फोर्सेस होते हैं वो सभी बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। जीएसटी सभी को इंपैक्ट किया, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया तो सभी को इंपैक्ट किया, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंपैक्ट किया। तो ये जनरल फोर्सेस है, ठीक है। वहीं जब मैं बोला जैसे कि मैगी का एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहा है। या मैं हाइजीनिक या अनहाइजीनिक की बात करूं तो वहां पे जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनको इंपैक्ट किया, बाकी सबको सुरक्षित रख दिया। तो सिंपल सी बात है, जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंपैक्ट कर दो बोलते हैं स्पेसिफिक है, और जब ओवरऑल सभी पे इंपैक्ट आ जाता है तो हम बोलते भैया ये जनरल फोर्सेस है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, आगे हमसे क्या होना चाहता है, इंटर रिलेशन। एग्जाम्पल समझिए सिंपल सा इसको, विद द इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे जो यूथ है, जो यंग एज है, जो अपन जैसे आप लोग हो, ठीक है, आपका जो है ज्यादा कि भैया वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करेंगे, वेस्ट में देखो इस तरह से रहना पड़ता है, इस तरह मजे करते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपका जो डिमांड है वो किधर गया, फास्ट फूड की तरफ चला गया। सेम इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ, जैसे कोविड में है तो आप सब बोलेगा इम्यून बढ़ाना है, तो आप वो चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे जिससे इम्यून बढ़ेगा। तो आपने देखा ना फिर बाद में एड्स भी चेंज हो गए, ध्यान से देखना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गए, सब भी बोलने लगे इसमें जो है, जब मान लीजिए ऑयल का भी ऐड आ रहा है तो आपको वायरस से बचाएगा, अब ऑयल भी वायरस से बचा रहा है, ठीक है। जब फिनाइल का ऐड आ रहा है, हार्पिक का आ रहा है, ये भी वायरस मार रहा है, सभी वायरस मार रहे हैं अब 99.99%, 100% क्यों नहीं बोलता कोई, बताइए जरा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, किसी भी एड में 100% कभी भी दावा क्यों नहीं किया जाता? ऑलवेज वाई इट इज 99.99% तक चले जाएंगे, पर वो 100% तक नहीं जाएंगे। क्यों? ये मेरा सवाल आपसे, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। सो बेसिकली तो ये क्या हुआ, इंटर रिलेशन है। जब किसी एक सेक्टर में फर्क आएगा तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर पे आएगा। सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो आप हेल्थ फूड्स की तरफ ज्यादा चले गए, फायदा वहां हुआ, और बाकी फूड्स को, या जो आपके लिए अनहाइजीनिक है, या जो मान लीजिए जिससे आपको आपकी इम्यून डिक्रीज होती है, उसकी तरफ आप अगेंस्ट हो गए। यही तो बात है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए जी, अनसर्टेनिटी। It is very difficult to predict the changes of the business environment as environment is changing very fast. आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, प्रिडिक्ट कर पाए थे कोविड को, कोई तो प्रिडिक्ट नहीं करा कि चलो प्रिडिक्ट भी कर लिया किसी ने, यहाँ तक प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई घर बैठना पड़ जाएगा, घर में लॉक होना पड़ जाएगा, धंधे बंद हो जाएंगे, लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ेगा। गांव से उठ के लोग बेचारे जो यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे थे अपने दूसरे वापस भाग रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा उनको, वहाँ पे रहने की सत्ता नहीं बैठ पा रहे, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी नहीं है, इतनी सेवाएं नहीं है, ऑक्सीजन कम पड़ने लग गया। किसी ने प्रिडिक्ट किया था ऐसा? नहीं किया था। डिमोनेटाइजेशन किसी ने प्रिडिक्ट किया था? बहुत मुश्किल था डिमोनेटाइजेशन प्रिडिक्ट करना कि भैया रात के 8 बजे आके ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसने यही बोला कि अनसर्टन है, बिजनेस कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता, ठीक है।
डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने बताया। क्योंकि यहाँ पे बोला ना अनसर्टन है, अनसर्टन का मतलब होता है कि भाई कब क्या हो जाए। जैसे एग्जांपल, अभी आज का एग्जांपल क्या चल रहा है कि मौसम के बारे में देख लीजिए, अगर हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं वेदर रिपोर्ट देख लीजिए, मतलब गर्मी का टाइम और बारिश पड़ रही है दबा के, सुबह 6 बजे इतनी तेज आंधी चली है यहाँ पे आज, फिर बारिश हुई है और बाद में जो ओले पड़े हैं वो भैया ठंड हो गई है, ठंड सा मौसम हो गया। आज गर्मी का टाइम है, ऑलमोस्ट जून स्टार्ट हो गया, आज 1 जून हो गया और यहाँ पे गर्मी एकदम पीक पे होती है उस समय और यहाँ पे भी ठंड चल रही है। समझ में नहीं आ रहा, वो मीम्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि भैया सुबह लग रही है गर्मी ना, सुबह ठंड, दोपहर में गर्मी और रात में बारिश। समझ में नहीं आ रहा चादर अंदर रखे या ब्लैंकेट अंदर रखे या नहीं रखे, एसी सही करवाए नहीं करवाए, कूलर को सही करवाए नहीं करवाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। तो ये क्या है, अनसर्टिनिटी है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, आप सुबह निकल रहे हो मौसम देख रहे हो यार तो धूप बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है, शाम आते तो पता लगा इससे जोरदार बदल हो गए, बारिश हो रही है, आप घर जाने को भैया वहां इंतजार कर रहे हो 3 घंटे, पानी भर गया है, पहुंच नहीं पा रहे घर। अनसर्टिनिटी, ये लाइव एग्जांपल है। तो सेम इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी बेटा बहुत अनसर्टिनिटी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इस तरह से बोलते हैं डायनेमिक है, क्यों ऑब्वियसली अनसर्टेन और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है बहुत की फास्ट चेंजिंग होता है। जैसे कि हम बात करें सबसे ज्यादा डायनेमिक कहाँ होता है बेटा, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें बहुत ज्यादा डायनेमिक है ना। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, अब लोग कैसे कपड़े पहनने लगे, बीच में फुल पत्ती वाला माहौल भी बन गया था, कपड़ों में जो शर्ट है फुल पत्ती वाले चल रहे थे, अब वो मार्केट से गायब हो गए, अब दूसरे आ गए। तो सडनली क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। फैशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जल्दी चेंज होता है, आईटी इंडस्ट्री। इसी के साथ हम बोल सकते हैं लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आजकल। क्या इस तरह का फूड पसंद है, नहीं इस तरह का नहीं है, अब इस तरह का खाना पसंद है, तो यहाँ पे टेस्ट भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो डायनेमिक है। तो अगर इन इंडस्ट्रीज को सस्टेन करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहना पड़ेगा, लोगों की सोच क्या है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे। जैसे आईटी के अंदर समझिए, आप एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, सैमसंग याद है, उससे पहले आपको याद है नोकिया, नोकिया से पहले आता था एक ब्लैकबेरी, उसमें फेमस थे नोकिया ब्लैकबेरी, बहुत फेमस थे है ना, बहुत तगड़े चलते थे। सैमसंग आया नहीं दोस्तों मार्केट के अंदर, नोकिया लेके आया अपना कोई डिजिटल स्मार्टफोन लेके आया जो टच स्क्रीन वाला, वो आ रहे थे N72 N73, कम से कम वो 30,000 के, 30K के, 20K 60K तक पहुंच गया था वो एक मोबाइल उसका। पर उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बात थी मेरे ख्याल से बहुत पुरानी, अराउंड 2011-12 की बात होगी। हाँ उस समय की बात है। तो उस समय ये नोकिया चलता था बहुत तगड़ा, सैमसंग आया नहीं था उस समय, रिलायंस आ गया था, रिलायंस ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया था, आते बहुत धमाका मचाया था। पर लोगों की आदत थी टच स्क्रीन, धीरे धीरे लोग टच स्क्रीन की तरफ बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो नोकिया का एक आया था N67 था, N76 था, मेरे को पसंद था, नहीं N6600 6600 कुछ आया था और बहुत ही अच्छा मोबाइल था, टच किया था और साथ में टच स्क्रीन भी था और कीपैड भी, दोनों था वो। पर जब वो हायर प्राइस में गया ना तो वहां मार्केट में टिक नहीं पाया, ब्लैकबेरी अपना को चेंज नहीं कर पाया और उसी बीच आ गया सैमसंग, और सैमसंग लेके आ गया फुल्ली टच स्क्रीन 6000 के अंदर। छोटा सा मोबाइल था, इतना छोटा सा, ठीक है। फर्स्ट मोबाइल हमारे घर पे वो आया था टच स्क्रीन का, 6000 का आया था, फुल टच स्क्रीन, ठीक है। ए सीरीज लेके आया था वो, भाई साहब जो तहलका मचाया मार्केट में उसने, और ये अपने आप को बदल नहीं पाए, स्कैन नहीं कर पाए। मतलब डायनेमिक हुआ, अनसर्टन था, फिर डायनेमिक हुआ, स्कैन नहीं किया, तो नोकिया हो गया मार्केट से खत्म, ब्लैकबेरी हो गया मार्केट से पूरा खत्म, और सैमसंग ने जो रफ्तार पकड़ी उसके बाद, हो क्योंकि क्या करा इसने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, लोगों की नीड्स को समझा। यहाँ नोकिया ये नहीं देख पाया कि भैया एक कॉम्पिटिटर मेरे साथ आने को तैयार हो रहा है, नोकिया इसको हल्के में ले गया। ये वाला सैमसंग क्या टिकेगा, नहीं यार, अपने इंडिया में पूरा कंट्रोल नोकिया से, लोग बात नहीं खुश हैं और बाकी बहुत खुश थे, नोकिया के मोबाइल्स बहुत तगड़े थे। पर ये नहीं देख पाया कि बंदा अब, क्योंकि लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप थोड़ा सा वो चाहिए कि भैया हम टच स्क्रीन वाला भी रखें, इजी टू हैंडल हो, ये समझने मुश्किल करी, और ये आगे भाई ने मार्केट कैप्चर कर लिया। इसने मौका तक नहीं दिया नोकिया को संभलने का, और नोकिया को आउट होना पड़ा मार्केट से, लोगों ने नोकिया की तरफ देखना बंद कर दिया। उसके बाद भाई सैमसंग 6000 से लेके 10,000, 10,000 से वो 20,000, 20,000 से 30,000 भी मोबाइल लेके आया, वो चलता गया, क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत लग चुकी थी।
समझ में आई बात। तो यहाँ पे नोकिया और ब्लैकबेरी ने क्या करा बेटा, वो अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं करा और डायनेमिक जो है उसको भी स्कैन प्रॉपर नहीं कर पाए। आई बात समझ में। चलिए जी, अगला बोलता है कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिव है। कॉम्प्लेक्स ऑब्वियस बात है, जैसे बता रहा हूँ कि आपने इफेक्ट तो समझ लिया, पर इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा, किस किस सेक्टर के अंदर आएगा, कितने टाइम तक। जैसे कोविड है, कोविड आया हमने सोचा अब खत्म हो जाएगा भैया, फिर वापस सेकंड वेव आया तो इतनी तबाही मची इंडिया के अंदर, इतने लोगों की डेथ हुई है। फिर थर्ड आया, कब तक रहेगा कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं पा रहा था। आज जरूर हम बोलते हैं कि वो उसका जो पैंडेमिक वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब सबके इम्यून सिस्टम डेवलप हो गए। तो वही बात है, जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा, जब पॉलिटिकल में चेंजेस आए, जीएसटी आया तो जीएसटी से कितना टाइम तक इंपैक्ट रहेगा, किस बिजनेस में कितना इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट में कितनी कमी आएगी, इस चीज को एनालाइज करना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था आपके लिए कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर मान लीजिए वो टैक्स रेट 5% इंक्रीज कर देती है तो कितने लोगों कंपनी की इनकम पे कितना ज्यादा फर्क आ सकता है, और ये कब तक रहेगा, इसको कब आप जाके सिचुएशन स्टैचुरेट करोगे, कब जाके चीजें आपके लिए नॉर्मलाइज होगी, ये चीज का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। So that's why it says it can be easy to scan the business environment, but it is difficult to know how these changes will influence the business decisions. तो easy तो है कि बिजनेस अच्छा ही हो सकता है, पर इसका इफेक्ट कितने दूर तक जाएगा, इसके साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये पता लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल काम है। आगे समझ में। चलिए जी, अगला रिलेटिविटी का मतलब है बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट है बेटा। कैसे, ये बोल रहा है जिसका इंपैक्ट है ना भाई, बिजनेस का जो इंपैक्ट है वो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, हर कंट्री टू कंट्री अलग होगा। ऑब्वियसली यूएसए का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है, इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है, तो कंट्री की बात हो गई। अब मैं इंडिया के अंदर अगर स्टेट वाइज बात करूं तो उसका भी बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है। गुजरात का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग मिलेगा, राजस्थान का अलग मिलेगा, मुंबई का अलग मिलेगा, दिल्ली का अलग मिलेगा, तो सबका बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है। ये नहीं हो सकता कि भाई यूएसए का जो बिजनेस है वो इंडिया में वही रहेगा, नहीं। तो इसलिए आपको जब स्कैन करते हो तो इंडिया में जब स्कैन करते हो, अगर मान लीजिए आपके अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस हैं तो उन सभी के पर्टिकुलर स्कैन भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई सेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट हुज इंपैक्ट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन, और यहां तक कि फर्म टू फर्म चेंज होता है। सिमिलर नहीं हो सकता कि इस फर्म के लिए इंपैक्ट तो दूसरे के लिए क्या होगा वही होगा क्या, नहीं, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, उसमें अलग इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दैट्स व्हाई, तो हमने कंट्री तो बात कर ली, साथ ही साथ अगर हम बात करें रीजन टू रीजन भी चेंज होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में। चलिए जी, तो इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे फीचर्स के बारे में। फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए, फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंस और डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कैसी लगी क्लास बता दीजिए, चौरसिया साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब खैर।